सत श्री अकाल बेटा जी। इस वीडियो में हम एक सर्कुलर लूप लेंगे और उसकी एक्सिस के एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। हमें यूज करना है बियो सवार लॉ। तो किस तरह से लगाते हैं इसको, इसकी डेरिवेशन है वो हमें स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में करनी है। देखो, सबसे पहले जो जो लिखा है उस चीजों को यहाँ पे लाते रहते हैं। सबसे पहले एक सर्कुलर लूप ले आते हैं। तो मान लीजिए इस तरह की एक हमारे पास लूप है। इसका कुछ रेडियस होगा, है ना, और करंट जा रहा होगा। करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं हमारी इस साइड जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर हमें दिखाना क्या है। हमें यहाँ पे दिखाना है कि भाई इसकी एक्सिस पर ये जो सेंटर होता है ना, जैसे पॉइंट ओ है, इससे गुजरती हुई एक लाइन दिखानी है। अब इस तरह से सीधा डायग्राम रखूंगा तो समझ नहीं आएगा, तो थोड़ा सा इस लूप को मैंने ओवल के शेप में कर लेना है, यानी कि टेढ़ा कर लेना है, जिससे थोड़ा सा डायग्राम हमारा अच्छे से दिखे। तो साइड से देखेंगे लूप को तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी ना। तो हम इस तरह से ना लेते हुए सर्कुलर, इस तरह से लूप को रख लेते हैं। तो यहाँ से गुजरती हुई लाइन बना देनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे हमारी हिंदी की कॉपी में होगी वो बना दी इस तरह से। तो ये होगी हमारी एक्सेस। देखो सेंटर से क्रॉस कर रही है ना, और थोड़ा सा थ्री डायमेंशन भी लग रही है। ये लूप का पिछला साइड है और फिर आगे आके इस तरह से लूप है ये हमारी सर्कुलर। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट लेना है। तो मान लो ये हमारा पॉइंट रहा, एक्सेस पर एक पॉइंट है, और यहाँ से मान लो इसका डिस्टेंस अगर हमने कुछ मानना हो तो इस डिस्टेंस को कुछ मान लेते हैं, हम बोल देते हैं इसको एक्स। तो ये डिस्टेंस हमारा एक्स है। थोड़ा सा कलर अलग कर दिया है, थोड़ा सा गाढ़ा कर दिया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पॉइंट पी हो, ए हो, बी हो, कोई पॉइंट मान सकते हैं। तो इसको हमने एक्स मान लिया। तो अब हमारा जो हमने रीड किया सारी चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, और अब हमें लगाना है बियो सवार लॉ। देख लें बियो सवार लॉ क्या होता है भाई। ये देखो इस तरह से हम देख सकते हैं। बियो सवार लॉ क्या बोलता है भाई, मैग्नीट्यूड निकालना हो तो डीबी होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर होगा एक छोटे से एलिमेंट से दूरी। और डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड ग्रेस्प रूल लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें कोई एलिमेंट लेना है ना, हम कोई भी चूज कर सकते हैं, बट ये मैं जो है टॉप वाला यहाँ पर एक एलिमेंट चूज करता हूँ। तो इस तरह से एक छोटा सा डीएल लेंथ का एक यहाँ से टुकड़ा ले लिया। करंट कैसे जा रहा होगा बेटा, करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होके, यहाँ पे एक रेड से एरो बना देते हैं। इस तरह से हमारा करंट होगा। अच्छा, इस फॉर्मूले में कुछ चाहिए जो हमें यहाँ पर नहीं है। ये आर क्या होगा, इस लूप से यहाँ तक का डिफरेंस है ना। तो यहाँ से स्केल लेंगे और यहाँ से डिस्टेंस नाप लेते हैं। तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा ये, और इसको बोल दिया स्मॉल आर, वहाँ पे स्क्वायर में लगेगा ना ये। तो अब सब कुछ तैयार है। करंट देख लेंगे, आई है, डी एल इसकी लेंथ हो गई इस एलिमेंट की, और हमारा थीटा एंगल 90 है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे टॉप से तो ये जो लूप है और ये जो एलिमेंट है और ये जो आर है, इसके बीच में 90 डिग्री है। तो सब कुछ क्लियर है। देखो, अगर इस लूप को अगर आप 3D में देखो ना, तो और अगर इसको ग्रास्प करने की कोशिश करो, तो आपके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ना वो कुछ इस तरह से जाएंगी, यहाँ पर इस तरह से। और उसी तरह से यहाँ पर ये यहाँ पर एक सर्कल जा रहा होगा, तो उसका टेंजेंट हमें लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए यहाँ पर। तो थोड़ा बनाते जाते हैं यहाँ से इस एलिमेंट का। देखो तो यहाँ पर एक सर्कल सा बन जाएगा, फिर अगली लाइन थोड़ी सी दूर, फिर अगली लाइन थोड़ी सी दूर, है ना, और अगला सर्कल और दूर यहाँ पर बना लिया। ठीक है, अब इससे हमें टेंजेंट ऐसे खींच के बनाना है। तो वो ड्रॉ कर लिया, स्केल से लेंगे और यहाँ से छूती हुई एक लाइन निकाल देंगे। इस पॉइंट पर हमें मिल जाएगी वो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी, उसकी डायरेक्शन ये इस तरह से बना दिया। ठीक है, तो इसकी बाकी की जरूरत नहीं है, इनको हटा देते हैं। ये हो गया। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट डीबी निकाल दी। अब यहाँ तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। सर डीबी भी पता लग गया, डायरेक्शन भी पता लग गई, अब बस इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। तो सारे एलिमेंट्स जो हैं उनका जो इकट्ठा हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल जाएगी, है ना। इस फॉर्मूले में हमें बस इंटीग्रेशन का साइन डालना है। यहीं पर इस डेरिवेशन में सोचने वाली बात आती है। देखो इसकी जो सिमेट्री है, जब मैग्नेटिक फील्ड्स इकट्ठी करेंगे ना, तो इसकी डायमेट्रिकली अपोजिट, यानी कि इसके डायमीटर लें ये वाला एलिमेंट, यहाँ पर एक एलिमेंट ले लूं, तो वो इस मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करेगा, उसका थोड़ा सा प्रभाव जो है वो कम करेगा। यही यहाँ पर सोचने वाली बात है। थोड़ा सा देखिए, एक छोटा सा नोट यहाँ पे लगा दिया। ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द सर्कुलर लूप, टू डायमेट्रिकल अपोजिट करंट एलिमेंट्स विल कैंसल वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखते हैं कैसे। सो सिंपली इंटीग्रेटिंग डीबी विल नॉट गिव अस द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए हम यहाँ सिंपल इंटीग्रेशन लगा देंगे, तो हमारा काम नहीं चलने वाला। तो पहले तो एक एलिमेंट यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा। अब देखो उसको अगर ग्रिप करोगे ना, इस अगर जैसे हम जी चूड़ी मान ली, कोई एक गोल सी चीज ले लें, बैंगल ले लें, तो अगर आप यहाँ पे हाथ रखोगे ना, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जैसे इसकी यहाँ पे इस तरफ जा रही थी ना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, आपकी हैंड जो कर्ल करेगा वो इस तरफ करेगी, फिंगर्स इस तरफ। अब उसी तरह से सर्कल्स लगाते जाएं, यहाँ तक पहुंचना है हमें। तो यहाँ पर ये वाला सर्कल बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा, और लास्ट में अगर देखो आप यहाँ पे हमें सर्कल ऐसे मिल सकता है। यहाँ से छूती हुई लाइन टेंजेंट बनानी पड़ेगी कि इस पॉइंट पे इस जो ये नीचे वाला यहाँ पर एलिमेंट होगा डायमेट्रिकली अपोजिट होगा, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सिमेट्री के कारण लगभग बिल्कुल इसकी मिरर इमेज होगा नीचे देखो। तो कुछ इस तरह का हमें टेंजेंट मिल जाना है। ठीक है, बाकी को छुपा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ एंगल मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल से। सिमेट्री के कारण ये नीचे वाला जो डीबी वेक्टर होगा इस एलिमेंट के द्वारा, ये भी बेटा फाई होगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल फाई के बराबर होंगे। फाई हमने इसलिए लिया क्योंकि थीटा हम यूज कर रहे हैं ऑलरेडी। यहाँ पर जो डीएल और आर वेक्टर इस डायरेक्शन के बीच में होगा, तो उसको नहीं यूज किया, एक नया एंगल ले लिया फाई। अब देखो हर वेक्टर का, ये डीबी वेक्टर जो है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा ऊपर को,
है ना? और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ को होगा? राइट साइड को। भाई इस वेक्टर के हिसाब से लेते हैं ना, तो यहाँ राइट साइड को आ जाएगा। अच्छा, नीचे वाले का क्या होगा? इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा नीचे, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा? वो भी उस साइड आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो ऐड हो रहे हैं, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है, एक बोल रहा है ऊपर जाओ, एक बोल रहा है नीचे जाओ, तो कैंसिल हो जाएगा। दोबारा से देखो, हमारा जो ऊपर वाले का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये रहा, है ना? ये ऊपर को है। अगर नीचे वाले का ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह होगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं, तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। अगर इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें भाई, इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा हमारा यहाँ पर इस साइड डीबी cos फाई। अब दूसरे का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके ऊपर ही बनना है, अब इसको गाढ़ा नहीं कर सकता मैं, तो उसी के ऊपर दिखा दिया भाई, ये भी हो गया डीबी cos फाई। तो इन समरी हम कह सकते हैं कि सिंपल इंटीग्रेशन डीबी की कर देते हैं ना, तो वो तो गलत ही होगा। हमें सिर्फ इंटीग्रेशन करनी चाहिए डीबी cos फाई की, क्योंकि यही कंपोनेंट ऐड होने हैं। डीबी का जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ही ऐड अप होगा, वही इंटीग्रेट करना चाहिए। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ज्यादा वैल्यू मिलेगी, भाई वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो हमारा जो मेन फोकस हो जाएगा वो हो जाएगा कि ये इंटीग्रेशन कैसे निकालें। डीबी तो पता है फॉर्मूला, ये cos फाई कैसे निकालें, अब उस पर फोकस करेंगे। तो हम आए थे डीबी, सोचा था बीओ सवाल लॉ डायरेक्टली लग जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हमें हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा डीबी cos फाई, है ना? बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई सर, देखो डीबी तो पता है, ये cos फाई कहाँ से आ गया? ये तो कोई भी एंगल मांग लिया था आपने हॉरिजॉन्टल से, है ना? डिफरेंट सा cos फाई क्या होगा? कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसका अगर बेस पता लग जाए, उससे हम डिवाइड कर दें उसका हाइपोटेन्यूज, है ना? यही फॉर्मूला होता है इसका। तो अगर ये पता लग गया तो cos फाई की वैल्यू निकल आएगी। पर यहाँ कोई ट्रायंगल दिख रहा है क्या? मुझे यहाँ तो नहीं दिख रहा। ये है ना, यहाँ पे ट्रायंगल है ना, बट प्रॉब्लम ये है कि ये एंगल फाई तो बाहर है सर, इसके अंदर होता तो निकाल लेते ना। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस बाय हाइपोटेन्यूज कर देते। तो हमें क्या ट्राई करना है नेक्स्ट, कि इस एंगल को किसी तरह से इस ट्रायंगल में लेके आया जाए। तो ट्राई करते हैं किस तरह से। क्या क्या पता है यहाँ पे? क्या आपको ये पता है? ये देखो सामने सामने 90 डिग्री दिख रहा है ना? इस एंगल का पता नहीं, है ना? तो मान लो इसको मान लेते हैं हम अल्फा। जिस चीज का पता नहीं है उसको एक टेम्परेरी एंगल बोल दिया भाई अल्फा। अब ये पता नहीं है सर, ये पता लगाओ ये कौन सा एंगल है, कोई रिलेशन मिलेगा क्या इससे? देखो, अगर हमारी स्ट्रेट लाइन हो, उसके बीच में ऐसे एंगल बोलूं कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना, स्ट्रेट लाइन। और ये तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री देंगे। तो मैं क्या इस तरह से लिख सकता हूँ कि 180 डिग्री जो होगा वो तीन एंगल को मिलकर बन रहा है। कौन कौन से हैं? एक तो हमारा फाई है, एक हमारा ये 90 डिग्री वाला है, प्लस 90 डिग्री, प्लस ये तीसरा जो एंगल पता नहीं है भाई, अल्फा। ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये 90 डिग्री दूसरी साइड ले जाऊंगा, 180 में कट जाएगा, तो सिर्फ 90 डिग्री रह जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ अल्फा प्लस फाई जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। या मैं ये कह सकता हूँ जो अल्फा है वो तो 90 माइनस फाई। समझे क्या तरीका अपनाया हमने? इस एंगल को जो पता नहीं था, जो ट्रायंगल के अंदर था, उसका पता नहीं था, उसका रिलेशन ढूंढ लिया फाई से, और दिमाग लगा लिया यहाँ पे थोड़ा सा। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर कि भाई सर, ये जो अल्फा है ना, इसकी जगह अगर आप लिख दें 90 माइनस फाइव, तो गलत नहीं है। हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं, ये 90 माइनस फाइव है। अभी भी बात नहीं बनी, ऐसा लग रहा है सर ये 90 माइनस फाइव क्या हो गया, है ना? अभी कैसे निकालें? कॉस फाइव की मिल जाएगा क्या? तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, इसी ट्रायंगल को देखिए, इसमें यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ क्या एंगल है? 90 माइनस वी, तीसरा पता नहीं ये वाला एंगल, तो बता दीजिए ना, अल्फा मान लीजिए। उसी तरह से जैसे पहले किया, सेम ट्रिक यहाँ कर देनी है। तो हम कह सकते हैं किसी भी ट्रायंगल के जो टोटल होता है सम एंगल्स का कितना होता है, वो भी 180 होता है। तो 180 डिग्री किस किस एंगल का सम होगा? पहला एंगल उठाया सर इस ट्रायंगल का, ये है 90 माइनस फाइव, ठीक है। और ये कितना है? 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री ऐड कर दिया, तीसरा एंगल भी ऐड कर दो, अल्फा जो पता नहीं है ना? अब यहाँ पे देखो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180। दूसरी साइड जाके इसको काट देगा, जीरो। तो मैं कह सकता हूँ अल्फा माइनस फाइव तो सर जीरो के बराबर है, या मैं कह सकता हूँ अल्फा तो सर फाइव के बराबर ही है। तो हम कह सकते हैं ये एंगल जो होगा फाइव होगा, है ना? और बाकी सब छुपा देते हैं, ये तो हमारा तरीका ही था यहाँ तक पहुंचने का, ठीक है। तो फाइव को यहाँ पहले 90 माइनस फाइव बनाया, फिर प्रूफ कर दिया कि ये एंगल जो है वो भी हमारा फाइव के बराबर है। दिस एंगल इज इक्वल टू फाइव। अब हो गया, अब लगा दें cos थीटा। cos थीटा होगा बेस, cos फाई निकालना था ना, cos फाई क्या होता है? बेस। इस ट्रायंगल में बताओ बेस क्या है बेटा? बेस होगा r, हो जाएगा r डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होती है? सबसे बड़ी लेंथ होगी देखो ट्रायंगल की, है ना? कौन सी होगी? r, ये छोटा r। तो बड़ा r डिवाइडेड बाय छोटा r, तो हमारा cos फाई का जो है वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया कि cos फाई की वैल्यू क्या होगी। अब तो कुछ नहीं है, अब तो वैल्यूज डालनी है। देखो अब बस मैथ रह गया है, बाकी सब क्लियर है। अब बस मैथ रह गया, हमारी टोटल मैग्नेटिक फील्ड का निकालने का टाइम आ गया। टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू डीबी का सिंपल इंटीग्रेशन नहीं करते हुए डीबी कॉस फाई को इकट्ठा करना है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इकट्ठे करने हैं। इंटीग्रेट कर दीजिए। अब क्या क्या पता है भाई? डीबी का फार्मूला क्या होता है? रख दो यहाँ पे। डीबी का फार्मूला होता है सर म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आई डी एल साइन थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और कॉस फाई अभी निकाला, कॉस फाई की टेंशन भी खत्म। इसका इंटीग्रेशन कर दो, है ना? अब इंटीग्रेशन में एक रूल होता है, इसको यहाँ लिख लेता हूँ इसके बाद। तो अब कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, जो चीज वेरी करती है वो अंदर रखते हैं सिर्फ। तो म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, 4 पाई भी एक कांस्टेंट है,
करंट हम चेंज नहीं कर रहे, वो भी एक वैल्यू फिक्स रहेगी, तो वो भी नहीं हमने चेंज करना। साइन थीटा जो है ये बेटा 90 डिग्री है, तो साइन 91 होता है। ये है इस एलिमेंट का, ये जो हमारा करंट एलिमेंट है और ये जो आर है उसके बीच में, टॉप से देखेंगे 90 डिग्री होगा दोनों के बीच में, तो उसको 1 लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी आगे तो आर है ये वाला यहाँ से, और नीचे क्या आ जाएगा भाई, आर क्यूब आ जाएगा। ये आर स्क्वायर इस छोटे आर से मल्टीप्लाई होगा तो आर क्यूब हो जाएगा। यहाँ तक पहुंच गए। ये सारी चीजें कांस्टेंट है भाई, जो आर है ये भी चेंज नहीं होगा ना, अगर इसको घूमते जाओ आप इस लूप में तो इसने तो नहीं चेंज होना, ये तो पूरा हर एक लूप के पार्ट से इसका डिस्टेंस सेम रहना है, तो ये भी नहीं चेंज होगा, इसलिए इसको भी बाहर ले लिया है। रेडियस तो हम चेंज कर ही नहीं रहे हैं, लूप तो हमारी वैसी की वैसी है। तो अंदर क्या चीज रह गई, इकलौती चीज रह गई डीएल। डीएल का मतलब क्या है इंटीग्रेशन का, सर ये जो लेंथ है टोटल छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो और उनको ऐड कर दो और बता दो टोटल लेंथ क्या है, भाई वो तो सरकमफेरेंस हो जाएगी। सो व्हाट विल दिस विल बी, दिस विल बी जस्ट सिंपली सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस हो जाएगी। सरकमफेरेंस कैसे निकालते हैं किसी सर्कल की, 2 पाई आर से। तो अब इसको मिटा के भी यहाँ पर लिख दूं, ये भी हो जाएगा। इंटीग्रेशन भी देखो कितनी छोटी सी करनी पड़ी, बस हमें सरकमफेरेंस निकालनी थी, तो उसकी जगह लिख देते हैं सर 2 पाई कैपिटल आर। हाँ ध्यान रखना है क्योंकि ये आर है ना, तो इसका सरकमफेरेंस निकाला हमने। चलो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा जी बहुत अच्छे से, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2, इसको मैं अलग रख रहा हूँ थोड़ा सा, ये हो जाएगा आई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर क्यूब। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद एक छोटी सी सिंप्लीफिकेशन और है, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकली है वो निकली है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 इंटू आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अब यहाँ पर एक सिंप्लीफिकेशन और कर सकते हैं हम, कि ये जो आर है इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं। कैसे, ये देखो जरा ट्राइंगल, और इसमें मैं ये कह सकता हूँ क्या कि आर का स्क्वायर हो जाएगा कैपिटल आर, जो रेडियस है सर्कुलर लूप का, प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये दोनों पॉइंट में दिए होंगे ना, एक्सिस से पॉइंट कितना दूर है ये दिया होगा, ये जो रेडियस है ये कितना, ये डिस्टेंस तो हम इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने क्या करना है, आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी, तो हम कह सकते हैं सर आर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, या स्क्वायर रूट को बोल देते हैं 1/2। तो अगर हम उसको यहाँ रख दें तो हमारी जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 इंटू आई आर स्क्वायर। अब नीचे इसकी जगह इसको रख देंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1/2 है और यहाँ क्यूब है तो हो जाएगा 3/2। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन रहा।